पोस्टर इन फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। यानी कि जो आपका पीएनसी का कोर्स कंटेंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 हो गया कि आप फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। अब जो सबसे पहले आपने इस चैप्टर में पढ़ना है वो है एफिकेसी, पोटेंसी, इसके साथ साथ थेराप्यूटिक इंडेक्स, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट्स। यानी इस चैप्टर में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना और इनके बिटवीन डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट आपके पास है बेसिक फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ये आपके पास होगा चैप्टर जो आपके पास है ऑब्जेक्टिव नंबर 2। यानी इस चैप्टर में नेक्स्ट चीज आपने ये पढ़नी है। और तीसरी चीज आपको पता हो कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होते हैं, एगोनिस्ट का मतलब, एंटागोनिस्ट का मतलब और ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का क्या मतलब है। सो बेसिकली इस फर्स्ट यूनिट में आपने इन चीज़ों को पढ़ना है और समझना है। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो आपके पास थे। स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक कंसेप्ट। फार्माकोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स को आप मेडिसिन्स भी कह सकते हैं, यानी स्टडी ऑफ मेडिसिन्स या स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स और मेडिसिन का एक बेसिक डिफरेंस होता है। ड्रग होती है क्रूड फॉर्म, जो आपके पास एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में एक ड्रग आती है, वो बेसिक क्रूड फॉर्म होती है। मेडिसिन है कि उस क्रूड पाउडर को आप चाहो टैबलेट बना दो, आप चाहो कैप्सूल बना दो, उसका इंजेक्शन बना दो, उसका सिरप बना दो। ये जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, ये फिर आप उस पाउडर ड्रग से मुख्तलिफ तरह की फार्मूलेशंस बना लेते हैं। तो वो जो फार्मूलेशन है उस फार्मूलेशन को नाम देते हैं मेडिसिन का। लेकिन जो आपके पास पाउडर क्रूड फॉर्म में ड्रग है उसको आप बेसिकली ड्रग कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब आप देखें, आपके पास बहुत सारी हजारों की तादाद में मेडिसिन हैं और आपने ये सारी पढ़नी है। तो आपने किस तरह से पढ़नी है, इसको पढ़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि फार्माकोलॉजी को आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। एक को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होते हैं फार्माकोडायनामिक्स। यानी पूरी फार्माकोलॉजी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। अब अगर आप देखें दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्ज़ कीजिए आप एक मेडिसिन जो है वो आप इंजेस्ट करते हो। मेडिसिन जाती है आपके स्टमक में और फिर उसके बाद वो स्टमक से जाती है आपके ब्लड में और इस तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स का क्या डिफरेंस है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि जो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक जो है रिस्पॉन्स देती है टू द ड्रग। ठीक है, यानी आपकी बॉडी ड्रग के साथ किस तरह का अमल करे उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। आपकी बॉडी ड्रग को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि जो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर गई है उसका कोई ना कोई ड्रग के अंदर कोई रिसेप्टर होगा, कोई प्रोटीन होगा, उसका कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली ड्रग का आपकी बॉडी में जो इफेक्ट प्रोडक्शन है उसका जो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना है, आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग, दिस थिंग इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। तो आपकी बॉडी ड्रग को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। ड्रग का आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है वो फार्माकोडायनामिक्स है। तो इस तरह से पूरी फार्माकोलॉजी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। स्टार्टिंग विद फार्माकोकाइनेटिक्स, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ये 4 चीज़ें फार्माकोकाइनेटिक्स बनाती हैं। जैसे इसको कहते हैं ADME, एडमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। अब आप इस बात को ज़रा समझिएगा। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक ड्रग ली, इंजेस्ट की और वो आपके माउथ से होती हुई गई आपके स्टमक तक।
ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये स्टमक से जाएगी आपके ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये जो ड्रग का जीआईटी से ब्लड में जाना है, ये जो मूवमेंट है, ड्रग की मूवमेंट जीआईटी से ब्लड में, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्टमक से ब्लड में ड्रग का जाना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब आप जानते हैं ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में फैलेगा। तो जब पूरी बॉडी में ब्लड फैलेगा, इसी तरीके से ब्लड के अंदर तो ड्रग आ चुकी है, तो वो ड्रग भी पूरी बॉडी में मूव कर जाएगी। तो ये जो ड्रग का पूरी बॉडी में मूव करना है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ड्रग की जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब जब ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये लिवर के अंदर भी मूव करेगा, इसके अलावा किडनीज में भी जाएगा। तो बेसिकली लिवर में क्या होता है, लिवर के अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स, ठीक है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स ड्रग को तोड़ देते हैं, ड्रग की आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ड्रग को तोड़ देते हैं। ये जो ब्रेक डाउन है, ये ड्रग का टूटना है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो जब आपकी ड्रग लिवर के अंदर पहुंचेगी तो ड्रग के ऊपर कुछ एंजाइम्स वर्क करेंगे और ड्रग को तोड़ देंगे, तो उसको हम नाम देंगे मेटाबॉलिज्म का। और जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है तो वो लिवर से मूव कर जाती है किडनी के अंदर, या वो मूव कर जाएगी बाइल के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो किडनी के थ्रू ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होती है यूरिन की फॉर्म में, यानी जब बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट होगा तो उसके अंदर ड्रग भी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। साथ साथ जो फीसिस की मूवमेंट है, डेफिकेशन है, तो जब डेफिकेशन होगी तो उसके थ्रू ड्रग बॉडी से रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द जीआईटी, एंड दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि ड्रग बेसिकली मूव कर रही है। सबसे पहले जीआईटी से ब्लड में मूव की तो एब्जॉर्प्शन हुई, ब्लड पूरी बॉडी में मूव किया तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ड्रग की मूवमेंट इनटू द लिवर जहां मेटाबॉलिज्म हो गई, और लिवर से ड्रग गई किडनी और जीआईटी लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो हो गई आपके पास एलिमिनेशन। तो इस तरह से पूरी बॉडी में ड्रग की मूवमेंट है। अब वापस अपने टॉपिक पे हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेको का मतलब है आपके पास ड्रग, और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो यानी ये ड्रग की मूवमेंट है, और ड्रग की मूवमेंट कैसे है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो इस तरह से ये ड्रग आपकी बॉडी में मूव करती है। अच्छा, अब हम डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपके पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या थी, द ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहां से आपने ड्रग एडमिनिस्टर की है वहां से ड्रग की मूवमेंट कहां पे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसका मतलब होता है कि ब्लड। तो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, ड्रग की मूवमेंट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस चीज पे करती है, दो चीजों पे, एक है रेट, एक है एक्सटेंट। रेट का मतलब कितने टाइम में एक ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कितना टाइम ले रही है। एक्सटेंट क्या है, कितनी मिकदार में ड्रग मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको एक्सटेंट कहते हैं। तो यानी कि आपके पास आपने एक 500 mg की ड्रग ली, फर्ज कीजिए पेनाडोल है, तो पेनाडोल लेट सपोज आपके पास 30 मिनट्स के अंदर पूरी की पूरी ड्रग आ जाती है ब्लड के अंदर। तो यानी रेट क्या होगा, 30 मिनट के अंदर पेनाडोल एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, एक्सटेंट क्या है, ये जो आपके पास 500 mg की ड्रग है, लाजमी नहीं है कि 500 mg की ड्रग कंप्लीटली ब्लड में चली जाए, ऐसा लाजमी नहीं होता। हो सकता है 480 मिलीग्राम ब्लड में आ जाए, हो सकता है 370 मिलीग्राम आ जाए, 350 मिलीग्राम आ जाए, तो लाजमी नहीं होता कि आपने जितनी ड्रग ली उतनी ही ब्लड में गई। तो ये जो मिकदार है कि कितनी मिकदार में वो एब्जॉर्ब होता है, इसको आप कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग का एक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, एक एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो इन्वायरमेंट पे जहां से ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है। आप ओरली भी ड्रग ले सकते हैं, आप ड्रग कभी इंट्राडर्मल इंजेक्शन में भी ले सकते हैं, आप टॉपिकली भी ड्रग ले सकते हैं, आई ड्रॉप्स की फॉर्म में ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, पहली चीज।
और दूसरी चीज है ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखें, ड्रग जो होती है वो या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, यानी कोई वीक एसिड या कोई वीक बेस, या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लिथियम है, आयरन है, कोई हैवी मेटल है। तो मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स हो सकती हैं। या ड्रग कोई वीक एसिड या वीक बेस होता है यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या वो कोई सॉल्ट होता है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो ड्रग की जो केमिस्ट्री है, ड्रग का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो डिटरमाइन करता है कि ड्रग कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और कितने टाइम में एब्जॉर्ब होगी। और थर्ड फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कहाँ से आपने ड्रग ली है। सबसे पहले तो एंटीरल है, यानी आप ओरली ड्रग ले सकते हैं, आप सबलिंगुअल जबान के नीचे टैबलेट रख सकते हैं, वो भी एक रूट है। बकल कैविटी यानी अपनी माउथ की जो कैविटी है वहाँ पे ड्रग रख सकते हैं और बकल कैविटी से वो एब्जॉर्ब हो सकती है। तो यानी कि डिफरेंट रूट होगा तो क्या होगा कि एक्सटेंट ऑफ या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है पारेंटेरल, यानी आप माउथ के जरिए नहीं ले रहे किसी ड्रग को, हो सकता है आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हो ब्लड में। इंट्रावीनस है तो 100% ड्रग आपने डायरेक्टली ब्लड में डाल दी, यानी एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना आया ही नहीं, 100% ड्रग ब्लड में चली गई। लेकिन आप इंजेक्शन लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर, तो मसल के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे, थोड़ा टाइम लेगी ड्रग और ब्लड में मूव कर जाएगी। अच्छा, सबक्यूटेनियस, जिल्द के अंदर आप जो है ड्रग लगा सकते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंट्राथीकल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं, फिर इनहेलेशनल यानी ड्रग इनहेल कर सकते हैं, नेजल प्रेपरेशन नोज के थ्रू आप ड्रग ले सकते हैं, टॉपिकल क्रीम्स, लोशंस, जेल्स इस तरह की, या आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, या ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं यानी स्किन के नीचे पैच लगा दिया जाता है, या रेक्टम के थ्रू यानी रेक्टल रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपके पास इन्वायरमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी जल्दी एक ड्रग एब्जॉर्ब होगी और कितनी ज़्यादा मिकदार में एक ड्रग एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। एक फैक्टर आपके पास है ब्लड फ्लो टू द एब्जॉर्प्शन साइट। फर्ज कीजिए आप ड्रग ले रहे हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन से आप एक ड्रग एब्जॉर्ब होती है। अगर ब्लड फ्लो ऑर्गन को ज़्यादा है, यानी जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा एक ड्रग एब्जॉर्ब होगी, जितना कम ब्लड फ्लो होगा उतनी ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। देखिए, स्टमक का जो एरिया है वो कम है, इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो जो ड्रग स्टमक से एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कम एब्जॉर्ब होगी, जो ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में एब्जॉर्ब होगी। क्यों? बिकॉज अगर आप इंटेस्टाइन को देखें ना, वो ब्रश बॉर्डर होता है, इंटेस्टाइन की जो सरफेस है वो इस तरह से होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं या ब्रश बॉर्डर है इंटेस्टाइन का, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरिया ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल है उतनी ज़्यादा जो है ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। फिर एक कॉन्टेक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन साइट। देखें, जितना ज़्यादा टाइम दोगे ड्रग को उतनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी, जितना कम टाइम दोगे ड्रग को तो ड्रग उतनी कम एब्जॉर्ब होगी। लिहाजा अगर एक ड्रग जो है बहुत जल्दी जीआईटी से मूव कर रही है तो मतलब उसको एब्जॉर्प्शन टाइम मिल नहीं रहा तो बहुत कम एब्जॉर्ब होगी। लेकिन अगर आपके पास किसी ड्रग की मूवमेंट स्लो हो गई है और इंटेस्टाइन में ड्रग प्रॉपरली नहीं जा पा रही, तो आप तो ये जानते हो कि इंटेस्टाइन के थ्रू ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होनी थी। अब अगर इंटेस्टाइन में ड्रग नहीं जा रही तो फिर भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। और एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये बड़ा ज़रूरी है कंसेप्ट। देखिए, कुछ सेल्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे से प्रोटीन्स हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। इनका काम क्या है? जब आपके पास सेल के अंदर ड्रग चली जाती है ना, ताकि कोई फंक्शन परफॉर्म करे, तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, ये ड्रग को उठा के वापस बाहर फेंक देते हैं, यानी ड्रग को अपना काम करने नहीं देते पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्रग के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, यानी वो ड्रग फिर प्रॉपरली काम नहीं कर पाती और आपको
डोज बढ़ानी पड़ जाती है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस है, इसकी भी एक बड़ी रीजन पी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये दरअसल क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है, ड्रग को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकाल देते हैं, और पूरी बॉडी में ये मौजूद होते हैं, खास करके लिवर, किडनी, ब्रेन, प्लेसेंटा, यहाँ पे जो ज्यादा प्रेजेंट है। ये बेसिकली करते क्या है, सेल्स के अंदर से ड्रग को उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। सो पी ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या कर रहे हैं, ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, एक जरूरी कंसेप्ट है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। इन दोनों के बिटवीन मैं आपको फर्क समझाता हूँ। एब्जॉर्प्शन का तो सादा सा मतलब आपने समझ लिया होगा कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जीआईटी से ब्लड के अंदर जो ड्रग मूव करती है, इसको आप कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि आपने फर्ज कीजिए 500 मिलीग्राम की ड्रग ले ली है, आपकी जो ब्लड में ड्रग एब्जॉर्ब हुई है ना, वो लाजमी नहीं होता कि पूरी 500 हो सकता है 450 mg ब्लड में चली गई और बाकी की ड्रग एक्सक्रीट हो गई। तो यानी कि लाजमी नहीं होता कि 100% ड्रग एब्जॉर्ब हो। तो जितनी mg की ड्रग ब्लड के अंदर जाती है उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यानी एक ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 100% है, तो मतलब 100% ड्रग ब्लड में चली गई। कुछ की होती है 90%, तो 10% ड्रग एक्सक्रीट हो गई और 90% ब्लड में चली गई। कुछ की होगी 80%, तो 80% ड्रग ब्लड में चली गई और 20% जो बच गई वो एक्सक्रीट हो गई। तो अब जरा समझिए कि आपको ये पता कैसे चलेगा। अब जो ड्रग्स आप डायरेक्ट इंट्रावीनस लेते हैं, यानी जो ड्रग्स आपने ब्लड वेसल के अंदर इंजेक्ट कर दी, आईवी इंजेक्शन लगा दिया, तो 100% ड्रग आपने ब्लड के अंदर लगा दी, तो मतलब आईवी जो ड्रग्स लगाई जाती हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हुई ही नहीं, 100% डायरेक्टली ब्लड में चली गई। तो आईवी जो इंजेक्शंस हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% है। लेकिन जो ड्रग्स आप खाते हैं, यानी आप जीआईटी के जरिए ले रहे हैं, तो देखें जो जीआईटी के जरिए पहले स्टमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, और इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट। तो यहाँ से जो ये रूट है 100% ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती। हो सकता है 90% ड्रग ब्लड में चली गई, यानी 90% एब्जॉर्ब हुई, और 10% फीसिस के थ्रू ब्लड से जीआईटी से एक्सक्रीट हो गई। तो इस तरह से जो ओरल ड्रग्स ली जाएं, टॉपिकल ड्रग्स ली जाएं, उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू आईवी इंजेक्शंस। लिहाजा कभी भी आप किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी का पता करना चाहें तो आप क्या करते हैं, जो उसकी पर ओरल यानी ओरल डोजेज फॉर्म को कंपेयर करते हैं इंट्रावीनस डोजेज फॉर्म के साथ। इंट्रावीनस होगी 100%, तो ओरल की जी उसकी डोजेज है, यानी जितनी ड्रग ओरली एब्जॉर्ब होती है उसको आप डिवाइड कर देते हो आईवी डोज से, यानी 100% डोज से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास बायो अवेलेबिलिटी आ जाती है ओरल डोजेज फॉर्म की या किसी और डोजेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। सो ये फार्माकोकाइनेटिक्स में जो पहला टॉपिक था एब्जॉर्प्शन, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी कि जीआईटी से ब्लड में चली गई तो एब्जॉर्प्शन है, ब्लड पूरी बॉडी में मूव करेगा तो ड्रग भी पूरी बॉडी में मूव करेगी। लिहाजा ये जो पूरी बॉडी में ड्रग का मूव करना है और मुख्तलिफ टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है ड्रग का, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हेन द ड्रग लीव द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड से ड्रग का निकलना और टिश्यू के अंदर चले जाना, इसको हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कार्डियक आउटपुट कितना है, ब्लड फ्लो क्या है, कैपिलरी परमिएबिलिटी कितनी है, टिश्यू वॉल्यूम कितना है, प्रोटीन बाइंडिंग और लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड फ्लो, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा
किसी टिश्यू को, उस टिश्यू में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि ब्रेन में, लिवर में, किडनी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ब्रेन में ज़्यादा होगी, लिवर में और किडनी में ड्रग ज़्यादा जाएगी। इसकी बरक्स स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, स्किन और बाकी ऑर्गन्स में थोड़ा कम ब्लड जाता है, तो ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन ऑर्गन्स में थोड़ी कम होगी। इसके बाद एक कैपिलरी परमिएबिलिटी। देखिए कैपिलरी परमिएबिलिटी क्या होती है, आपको पता है, एक बड़ी सी आर्टरी होती है, फिर इससे छोटी सी आर्टीरियोल्स बनती हैं, फिर आर्टीरियोल्स से छोटी छोटी मेटा आर्टीरियोल्स बनती हैं, और मेटा आर्टीरियोल से बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के थ्रू क्या होते हैं, ड्रग जाती है टिश्यूज के अंदर। तो जितनी ज्यादा कैपिलरी परमिएबिलिटी है, यानी परमिएबिलिटी का मतलब परमिशन देना, जितनी ज्यादा कैपिलरी परमिशन देगी उतनी ज्यादा ड्रग टिश्यू में एब्जॉर्ब होगी। तो अगर आप देखें लिवर में और स्प्लीन में कैपिलरी परमिएबिलिटी ज्यादा है, तो लिवर और स्प्लीन में ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर ब्रेन में देखें तो ब्रेन के अंदर कैपिलरी परमिएबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे बैरियर बना हुआ है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं उनमें कोई परमिएशन नहीं है। तो ब्रेन के अंदर जो ड्रग जाएगी वो फिर बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वो ड्रग्स जो कैपिलरी परमिएबिलिटी के थ्रू जाएं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको कहा कि ब्रेन में ड्रग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ब्रेन के अंदर कैपिलरी परमिएबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों का फर्क जरा समझिएगा। वो ड्रग्स जो लिपोफिलिक हैं, ठीक है, जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, वो ड्रग्स जो लिपिड सॉल्युबल हैं, वो ब्रेन में बहुत ज्यादा जाती हैं। वो ड्रग्स जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, यानी पोलर है, पोलर ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं इस तरह का चैनल। तो क्योंकि ब्रेन में ऐसे चैनल्स नहीं होते, इस वजह से पोलर ड्रग्स ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। सो ये फर्क को समझिएगा। अच्छा, इसके बाद है प्रोटीन बाइंडिंग। देखिए जब आप ड्रग लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में जाते हुए वो किसी न किसी प्रोटीन से अटैच हो जाती है ड्रग। तो अब जब ड्रग प्रोटीन से अटैच होगी तो प्रोटीन दो तरह के हैं। एक होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है। एक होते हैं टिश्यू प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो आपके टिश्यू के अंदर है। तो प्लाज्मा की जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। आपने ड्रग ली, वो गई ब्लड प्लाज्मा में और एल्ब्यूमिन के साथ अटैच हो गई। तो एल्ब्यूमिन से क्या होगा, आराम आराम से ड्रग रिलीज होगी और आपको एक लंबे अरसे तक इफेक्ट मिलता रहेगा। सो एक कांस्टेंट फ्रैक्शन रिलीज होगा ड्रग का, और आपको एक कांस्टेंट टाइम तक ड्रग मिलती रहेगी जब एक ड्रग प्रोटीन बाउंड हो। नेक्स्ट है टिश्यू बाउंडिंग, यानी जब टिश्यू के अंदर एक प्रोटीन, टिश्यू यानी ऑर्गन के अंदर कोई प्रोटीन है, कोई डीएनए है, किसी भी चीज के साथ अगर ड्रग बाइंड करती है ऑर्गन या टिश्यू के अंदर, तो उसको टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग कहेंगे। और यहाँ पे फिर टिश्यू में अक्सर ड्रग एक्युमुलेट हो जाती है और टिश्यू से एक रेजर्वॉयर बन जाता है, यानी टिश्यू से फिर आगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी फैल सकती है। और आखिरी है लिपोफिलिसिटी, यानी लिपोफिलिक। तो जितनी एक ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक होगी उतनी ज्यादा वो एब्जॉर्ब होगी, और जितनी एक ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम होती है। तो नॉन पोलर ड्रग्स एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है उनकी, पोलर ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होती है। सो यहाँ तक जो आपके पास था, एब्जॉर्प्शन भी कवर और डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इसको जरा आप समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और अब वो जाती है लिवर के अंदर। तो बेसिक जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में होती है। इसके अलावा और भी ऑर्गन्स में मेटाबॉलिज्म होती है, लेकिन बेसिकली लिवर में हो रही है। क्या होता है बेसिकली मेटाबॉलिज्म को आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर जो ड्रग्स हैं वो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी है।
लेकिन यहाँ पे एक मसला आता है, लिपोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाती, क्योंकि किडनी से बनता है यूरिन, और यूरिन में होता है वाटर, और वाटर होता है पोलर। तो आपको पता है कि पोलर चीज़ में एब्जॉर्ब होगी, नॉन पोलर में एब्जॉर्ब होगी। लिपोफिलिक ड्रग जो है वो तो वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होती या जो है डिजॉल्व नहीं होती। तो अब होगा क्या, जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती है ना, नॉन पोलर ड्रग्स होती हैं, किडनीज उनको प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाती। तो अब होगा क्या, कुछ अगर कोई ड्रग किडनी से जो है वो नेफ्रॉन के अंदर आ भी गई है तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। तो अब हमारी बॉडी क्या करती है कि ये जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं ना, लिपोफिलिक ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक बना देती हैं, यानी नॉन पोलर ड्रग को पोलर बना देती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो पोलैरिटी उनमें आ जाए, और पोलैरिटी जब आ जाएगी तो वो किडनी के थ्रू यूरिन से एलिमिनेट हो जाती है बॉडी के थ्रू। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का मकसद क्या है, हमारी बॉडी क्यों मेटाबॉलिज्म करती है, कि एक नॉन पोलर ड्रग को पोलर बनाना होता है ताकि बॉडी से उसको एक्सक्रीट किया जा सके। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सारा काम केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, यानी हमारे लिवर में ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके दो फेजेस हैं, एक होता है फेज 1 रिएक्शंस, एक दूसरा होता है फेज 2 रिएक्शंस। तो दो रिएक्शंस होंगे, और दो रिएक्शंस के अंदर एक नॉन पोलर ड्रग को पोलर ड्रग में बदल दिया जाएगा। अब वो कैसे बदलते हैं उनको देखिए। जो फेज 1 रिएक्शंस हैं उनमें क्या होता है, किसी भी ड्रग के अंदर पोलैरिटी या पोलर ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यानी फर्ज कीजिए आपके पास एक ड्रग है, इस ड्रग के साथ एक दूसरा केमिकल कंपाउंड लगा देते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल पोलर ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर ग्रुप है, अमीन ये भी पोलर ग्रुप है। तो क्या होता है, ड्रग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगा देते हैं। OH ग्रुप क्या है, पोलर है। कभी आपने वाटर का फार्मूला देखा हो, H2O यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ड्रग के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा देते हैं ताकि ड्रग वाटर सॉल्युबल बन जाए। अब कभी भी केमिकल रिएक्शन हो ना, आपने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम्स का होना लाजमी है। एंजाइम होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये ड्रग के साथ कोई पोलर ग्रुप लगाना, इसके लिए भी कोई एंजाइम चाहिए। तो ये जो एंजाइम्स हैं वी कॉल देम साइटोक्रोम P450। ये क्या है, ये एंजाइम का नाम है, साइटोक्रोम CYP यानी साइटोक्रोम 450। ये क्या है, ये एंजाइम का नाम है। इसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि 2A4 ये एक एंजाइम है, फिर 2D6 ये एक और है, फिर आपके पास है 3A4 ये एक दूसरा एंजाइम है, इसके अलावा 2C19 ये एक और एंजाइम है। तो यानी कि मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, ड्रग्स के अंदर पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके बाद है फेज 2 रिएक्शंस। फेज 2 रिएक्शंस को कॉन्जुगेटेड रिएक्शन भी कहते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस। ये क्या करते हैं कि जो आपकी ड्रग है ना, आपकी ड्रग के साथ एक बड़ा सा मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं। यानी फेज 1 में तो छोटा सा मॉलिक्यूल कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, कॉन्जुगेशन रिएक्शन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपके ड्रग से अटैच हो जाते हैं, और वो बड़े मॉलिक्यूल्स अक्सर वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आपकी ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाते हैं कि वो ड्रग क्या करे, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। सो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म का। तो लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म भी हो गई है। अब क्या होगा, लिवर से ड्रग मूव करेगी किडनीज के अंदर। किडनी में क्या होता है, यूरिन बनता है, यूरिन होता है पोलर, तो ड्रग किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होती है। इसके अलावा एक ड्रग जा सकती है लिवर के थ्रू GIT में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस के थ्रू भी एक ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। सो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होती है, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग का एक्सक्रीशन यानी बॉडी से ड्रग को एक्सक्रीट कर देना। सो बेसिकली देयर आर
थ्री मेजर रूट्स ऑफ एलिमिनेशन। एक तो आपने देखा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होना। फिर लिवर के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या होता है, एक तो वो जा सकता है बाइल के थ्रू, गाल ब्लेडर से वो जा सकता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कॉलोन, उसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, या फिर वो आपके पास लिवर के थ्रू जाए किडनीज में, वो किडनी में जाए और यूरिन के थ्रू फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो, तो यानी यूरिनरी एक्सक्रीशन भी है और बिलरी एक्सक्रीशन भी मौजूद है। एक कंसेप्ट होता है ड्रग क्लियरेंस, तो जरा इसको जरा समझिए। आपके पास जब आपने ड्रग ली है तो ड्रग मौजूद है आपकी ब्लड में। अब जब ये ब्लड पास करेगा लिवर से और किडनी से, तो लिवर और किडनी क्या करते हैं, ब्लड से ड्रग को रिमूव करते हैं। तो ब्लड क्या होगा, ड्रग से आपका ब्लड, जैसे जैसे ब्लड ड्रग्स लिवर से मूव करेगा, किडनी से जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा, वैसे वैसे आराम आराम से ड्रग निकाली जाती है ब्लड में से। लिहाजा द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम विच द ड्रग इज क्लियर्ड पर यूनिट टाइम, यानी 1 मिनट के अंदर आपकी किडनी कितनी ड्रग ब्लड में से निकाल लेती है, इसको हम कहते हैं ड्रग क्लियरेंस। तो आराम आराम से आपका ब्लड क्लियर आउट होता है और ड्रग साफ होती रहती है। इसके अलावा कुछ और रूट्स भी हैं एक्सक्रीशन के, जैसे इंटेस्टाइन के थ्रू ड्रग एक्सक्रीट होती है, लंग्स के थ्रू, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो सांस बाहर निकालने के थ्रू भी ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होती है, ब्रेस्ट मिल्क में भी ड्रग एलिमिनेट होती है, फीसिस के थ्रू भी ड्रग एलिमिनेट हो रही है, वो ड्रग जो एब्जॉर्ब नहीं हुई डायरेक्टली फीसिस के थ्रू एलिमिनेट हो गई। एंड पे जब आप टोटल बॉडी क्लियरेंस निकालते हो ना कि टोटली कितनी जो ड्रग है बॉडी से एलिमिनेट हो गई, तो क्या करते हो, क्लियरेंस टोटल कैसे करेंगे, जो लिवर से एलिमिनेट हुई उसको प्लस कर देंगे, जो किडनी से एलिमिनेट हुई उसको प्लस कर देंगे, जो लंग्स से एलिमिनेट हुई उसको प्लस कर देंगे, कोई अदर रूट है, तमाम रूट्स को आपस में प्लस कर देंगे, जमा कर लेंगे, तो एंड पे आपके पास आएगा टोटल बॉडी क्लियरेंस, कि आपकी बॉडी 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रग को ब्लड में से क्लियर आउट कर रही है, यानी आपका ब्लड 1 मिनट के अंदर कितना ड्रग में से साफ हो रहा है। टोटल बॉडी क्लियरेंस आपके पास आ जाती है। यहाँ तक आपका जो बेसिक कंसेप्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स का वो कंप्लीट हो गया है कि फार्माकोलॉजी को आपने 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। उम्मीद है कि फार्माकोकाइनेटिक्स की आपको समझ आ गई होगी, एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब आपके पास है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स को फिर हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।